फ्रेंड्स, हमने सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड और कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड मोस्टली जो मेरा काम है कि मैं लोगों को बताता हूं, लोगों को सिखाता हूं, लोगों को पढ़ाता हूं कि कंस्ट्रक्शन, ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, सिविल इंजीनियरिंग की जब हम लोग इंजीनियरिंग में कंस्ट्रक्शन करते हैं तो ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन जितने भी प्रॉब्लम्स आते हैं तो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करना है और क्या क्या प्रॉब्लम आते हैं और हमारा काम है उन प्रॉब्लम को सॉल्व करना और सॉल्व करके लोगों को बताना। तो हमने इससे रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स देखे, स्टील के बारे में देखा, कॉलम के बारे में देखा, स्लैब के बारे में देखा, बहुत कुछ देखा। अब आज का जो मेरा एक टॉपिक है, और मैंने बहुत सारे ऐसे भी टॉपिक्स को लिए कि इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उस टॉपिक्स को भी हमने लिया। तो आज का जो मेरा टॉपिक है कि वर्क तो अब मान लो एग्जीक्यूट हो गया, तो वर्क एग्जीक्यूशन के बाद उसका बिलिंग मेजरमेंट होगा कि वर्क कितना हुआ, और मेजरमेंट के बाद तो उसका कॉन्ट्रैक्टर का आपको बिल भी बनाना है, तो कॉन्ट्रैक्टर का बिलिंग भी करना है। तो बिलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारे आज के टॉपिक है। तो उसका जो आज का पहला टॉपिक ये आज का टॉपिक है वो यही है कि मेजरमेंट कैसे करें एक्सकेवेशन का, एक्सकेवेशन जो हुआ, एक्सकेवेशन का मेजरमेंट अब हम कैसे करें और कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट कैसे दें। तो मेनली क्या है कि मोड ऑफ मेजरमेंट ऑफ एक्सकेवेशन। तो हम पहले टॉपिक लिखते हैं, उसके बाद देखेंगे मोड ऑफ मेजरमेंट ऑफ एक्सकेवेशन, कि एक्सकेवेशन की क्वांटिटी को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, एक्सकेवेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे कि कितना हुआ। तो इसके लिए हम दो रेफरेंस लेंगे और दो रेफरेंस के थ्रू हम समझाएंगे और वही दोनों रेफरेंस हमें फॉलो ही करना है एज ए प्रोफेशनल, कि इन दो रेफरेंस के थ्रू ही। तो पहला जो रेफरेंस है वो CPWD वॉल्यूम 1, ओके, और सेकेंड रेफरेंस है IS 1200 पार्ट 1। ये IS 1200 पार्ट 1 जो है ये स्पेशल बिलिंग के लिए ही है, मोड ऑफ मेजरमेंट के लिए ही है कि मेजरमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसमें बहुत सारे पार्ट हैं, अब पार्ट 1 जो है वो एक्सकेवेशन के लिए है, तो पार्ट 1। तो इनको, इन दो डिफरेंस से मैं आपको समझाऊंगा कि मोड ऑफ मेजरमेंट कैसे होगा, एक्सकेवेशन की क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं CPWD स्पेसिफिकेशन का। ये एक रेफरेंस है, इस रेफरेंस को तो पहले लेते हैं। तो CPWD स्पेसिफिकेशन जो है, CPWD पार्ट 1, पहले रेफरेंस मैं आपको दे देता हूं, पार्ट 1 और पेज नंबर 37, क्लॉज नंबर 2.11.1 से लेके 2.11.5 तक, मतलब कि CPWD स्पेसिफिकेशन के CPWD के दो वॉल्यूम हैं। तो वॉल्यूम 1 में पेज नंबर 37 और क्लॉज नंबर 2.1.1 से लेके 2.1.5 तक इसके बारे में लिखा हुआ है, आप जाके पढ़ सकते हैं। तो अब देखते हैं कि क्या क्या लिखा है। तो CPWD ने क्या किया कि CPWD ने इस चीज को बहुत आसान किया, एकदम आसानी से समझा दिया। क्या समझाया कि आप प्रॉब्लम कहां आता है ये बात आप समझो। कि सपोज मान लो कि ये हमारा कॉलम है, इसके लिए हमने ये फाउंडेशन, ओके, फाउंडेशन लिए। अब ये फाउंडेशन अगर हमने लिया 4 मीटर और 3 मीटर का, समझ में आया, तो ये 4 मीटर बाई 3 मीटर का तो हमें फाउंडेशन तैयार करना है। तो जमीन को जो हम एक्सकेवेट करेंगे वो तो एग्जैक्ट 4 मीटर बाई 3 मीटर का नहीं करेंगे, इससे ज्यादा ही एक्सकेवेशन करना होगा, हमें इतना बड़ा एक्सकेवेशन करना होगा। तो वो क्या बोलता है, एक तो कि सबसे पहले डेप्थ का जो कैलकुलेशन होगा, डेप्थ, तो डेप्थ के कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम इस प्लॉट का यहाँ पे का NGL निकाल लेंगे। NGL बोलता है नेचुरल ग्राउंड लेवल, ओके, नेचुरल ग्राउंड लेवल। हमने सबसे पहले NGL निकाल लिया यहाँ का, नेचुरल ग्राउंड लेवल। नेचुरल ग्राउंड लेवल निकालने के बाद हमें क्या है कि फुटिंग का हमें जो ड्राइंग है उसके सेक्शन को देखेंगे, ठीक है, उसके सेक्शन को देखेंगे कि ये जो ग्राउंड लेवल है 0 ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल से ये कितना डाउन दिया हुआ है। तो हम कहां तक एक्सकेवेशन करेंगे, एक्सकेवेशन जो हम करेंगे NGL से, जो नेचुरल ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल से हम कहां तक एक्सकेवेशन करेंगे कि ये फाउंडेशन का बॉटम और इसके नीचे रबल PCC, अब PCC के नीचे रबल सोलिंग, ठीक है। तो रबल सोलिंग के बॉटम तक हम एक्सकेवेशन करेंगे, तो इससे मुझे D मिल जाएगा, डेप्थ मेरा क्लियर हो गया। अब प्रॉब्लम आता है L और B का।
एल और बी में प्रॉब्लम कहां पे फंसता है कि कंपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बोला कि 4 मीटर बाय 3 मीटर का हमने फाउंडेशन बनाना है, एक्सकेवेशन उतना करना है। लेकिन कॉन्ट्रैक्टर क्या बोलता है, कॉन्ट्रैक्टर बोलता है कि आपके फाउंडेशन के लिए तो हमने एक्सकेवेशन किया और एग्जैक्ट इतना एक्सकेवेशन तो हम कर नहीं सकते थे, तो हमें एक्सकेवेशन तो ज्यादा चाहिए क्योंकि इसके में हमें शटरिंग लगाना है, आदमी खड़ा होकर काम करेगा तो वर्किंग स्पेस चाहिए, ये चाहिए। तो हमें एक्सकेवेशन का जो टोटल एक्चुअल एक्सकेवेशन हमने किया वो चाहिए। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दो है, एक सीपीडब्ल्यूडी है और दूसरा क्या है, ये आईएस कोड 1200 है। तो सीपीडब्ल्यूडी क्या बोलता है, सीपीडब्ल्यूडी ने झंझट को ही खत्म कर दिया, ये दोनों के झंझट को खत्म कर दिया। सीपीडब्ल्यूडी ने क्या बोला कि कोई बात नहीं है, अगर आप फाउंडेशन के लिए, ठीक है, अगर आप फाउंडेशन के लिए एक्सकेवेशन कर रहे हैं और इफ डेप्थ ऑफ एक्सकेवेशन, रुको इसको साफ कर देते हैं, सीपीडब्ल्यूडी क्या बोलता है, सीपीडब्ल्यूडी बोला कि इफ, पहला उसने दो कंडीशन रखा, इफ डेप्थ, डी क्या है, डेप्थ ऑफ एक्सकेवेशन, ठीक है, तो डेप्थ ऑफ एक्सकेवेशन अप टू, बोला कि अगर 1.5 मीटर होता है, सीपीडब्ल्यूडी का कहना है, ठीक है, कि अगर डेप्थ ऑफ एक्सकेवेशन जो अप टू 1.5 मीटर, अप टू 1.5 मीटर का मतलब क्या होता है कि लास्ट 1.5 मीटर तक, ठीक है, यानी कि वो 1 मीटर भी हो सकता है, उससे भी कम हो सकता है, कि लास्ट 1.5 मीटर तक। अगर आप 1.5 मीटर तक एक्सकेवेशन करते हैं तो आप एक काम करो कि इसमें, इस फाउंडेशन के, ठीक है, ऑल अराउंड 300 mm ज्यादा ले लो, 300 mm मोर, ऑल अराउंड ऑफ फुटिंग फाउंडेशन। क्लियर हुआ? सपोज अगर मानो कि ये 4 मीटर का, तो उसने क्या बोला कि 4 मीटर 4.3 ले लो, और अगर ये 3 मीटर का है बी, तो उसने क्या बोला कि बी को एक काम करो कि 3.3 ले लो, झंझट खत्म करो। क्लियर हो गया? अगर डेप्थ कितना है, वो डी 1.5 मीटर तक है, अप टू 1.5 मीटर। सेकेंड केस उसने क्या बोला कि इफ डी ग्रेटर देन 1.5 मीटर, उसने बोला कि अगर डी, अभी हमने जो बताया कि डेप्थ ऑफ जो एक्सकेवेशन था वो 1.5 मीटर तक अगर है तो ये ले लो, और वो बोलता है कि इन केस ऑफ फुटिंग, ओपन फुटिंग, या इन केस ऑफ राफ्ट, ठीक है, राफ्ट भी होता है, फाउंडेशन भी, फुटिंग भी होता है, तो वहां अगर डेप्थ जो है वो मोर देन 1.5 मीटर है, तो आप क्या करो कि ऑल अराउंड 750 mm ले लो। दैट क्लियर? इट मींस कि अगर इसका डेप्थ 1.5 मीटर से ज्यादा है तो ये कितना ले लेगा, एल ले लेगा 4.37 मीटर और बी ले लेगा 3.7 मीटर। ये क्लियर हो गया? ये क्या वो कौन बोला? ये सीपीडब्ल्यूडी बोला। अब हम इसमें एक चीज और देखते हैं, किसके के स्पेशल जो बिलिंग का एक कोड है, वो कौन सा कोड है बिलिंग का? बिलिंग का एक कोड है IS 1200 पार्ट 1, ये एक्सकेवेशन के लिए ही है। तो IS 1200 क्या बोलता है, अब उसको देखते हैं। क्या IS 1200 क्या बोला? ठीक है, तो IS 1200 क्या बोलता है? IS 1200 पार्ट 1, ओके, पार्ट 1 ये क्या बोलता है? सबसे पहले इसको एक्सकेवेशन को समझते हैं, ये भी IS 1200 में ही दिया है। वो क्या बोलता है कि एक्सकेवेशन जो है ना, आपको क्यों करना है? वो सवाल पूछता है कि एक्सकेवेशन जो आप करने जा रहे हैं, एक्सकेवेशन क्यों करना है, पहले ये बताओ। तो उसने 3-4 कंडीशन बताए कि इसके लिए अगर आपको एक्सकेवेशन करना, पहला कंडीशन क्या कि इफ फॉर्मवर्क इज रिक्वायर्ड, आपने एक्सकेवेशन किया, एक्सकेवेशन करने के बाद आप जो काम कर रहे हो उसमें फॉर्मवर्क का रिक्वायरमेंट है क्या? अब सपोज आप फाउंडेशन बना रहे हो एक्सकेवेशन करके, तो फाउंडेशन बना रहे हैं, तो फाउंडेशन बनाने के लिए तो हमें फॉर्मवर्क शटरिंग तो लगेगा, तो फॉर्मवर्क का रिक्वायरमेंट है। तो आईएस कोड वही पूछा कि आप जो एक्सकेवेशन करके जो भी करने वाले हो उसमें फॉर्मवर्क का रिक्वायरमेंट है क्या, पहला एक। दूसरा बोला कि अच्छा एक्सकेवेशन जो आप कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो। सेकंड केस उसका ये है कि
डैम्प के प्रोटेक्शन के लिए, बिल्डिंग के डैम्प के प्रोटेक्शन के लिए आप कर रहे हो क्या एक्सकेवेशन? कभी कभी ऐसा भी होता है कि बिल्डिंग के डैम्प के प्रोटेक्शन के लिए हम सॉइल हटाते हैं और वहां पर डैम्प प्रूफ लगाते हैं जिससे कि बिल्डिंग में डैम्प न आए, ठीक है? तो वो ये भी एक पहला कंडीशन एक ये रखा। दूसरा पूछा कि डैम्पनेस के लिए कर रहे हो क्या, डैम्प प्रूफ के लिए, इसके लिए अगर एक्सकेवेशन करना है क्या? तीसरा वो पूछता है, और भी बहुत सारे 3-4 चीज दिए हुए, लेकिन कुछ मुझे जो याद है वो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है? तो वो चीज तीसरा पूछता है कि तुमको क्या करना है एक्सकेवेशन, कहीं तुम इसलिए तो नहीं कर रहे हो कि जो सब स्ट्रक्चर है, सब स्ट्रक्चर को मैसनरी से, चारों तरफ मैसनरी से या फिर कंक्रीट से या फिर स्टोन से, ठीक है, स्टोन मैसनरी या ब्रिक मैसनरी, इससे प्रोटेक्शन के लिए कर रहे हो क्या? ठीक है, तो प्रोटेक्शन बाय प्रोटेक्शन ऑफ सब स्ट्रक्चर बाय मैसनरी वर्क, मैसनरी वर्क और कंक्रीट वर्क, ये तीन, और भी एक दो और कंडीशन होगा, ठीक है? तो ये सवाल है उसके कि आपको एक्सकेवेशन क्यों करना है। फिर वो क्या बोलता है कि अगर आपको इन सब के लिए एक्सकेवेशन करना है तो आप क्या करो कि ऑथराइज वर्किंग स्पेस, जो टोटल क्वांटिटी आप कैलकुलेट कर रहे हो ना, तो टोटल क्वांटिटी जो आप कैलकुलेट करोगे उसमें क्या करो कि ऑथराइज वर्किंग स्पेस ले लो, ठीक है? ऑथराइज वर्किंग स्पेस कंसीडर कर लो, ऑथराइज वर्किंग स्पेस, वर्किंग स्पेस कंसीडरेबल, ऑथराइज वर्किंग स्पेस कंसीडरेबल है, मतलब कि आप अगर सपोज मानो कि ये 5 मीटर है, ये 3 मीटर है, तो उसने क्या बताया पहले आपको समझो। उसने बोला कि ये आपको इस चीज के लिए, और जो ऑथराइज वर्किंग स्पेस को बताया उसने बोला कि हर चीज के लिए अलग अलग होगा। समझ में आया? ये वर्किंग स्पेस है। तो अगर सपोज मान ले कि हम 1 मीटर अगर हमको दे रहे हैं फॉर्मवर्क के लिए, ठीक है, तो कोई जरूरी नहीं है कि हम डैम्प प्रूफ के लिए हम 1 मीटर ही देंगे। बोला कि नहीं, हम उससे कम भी दे सकते हैं। और तीसरा कंडीशन जो है उसमें उससे भी कम हो सकता है या उससे भी ज्यादा हो सकता है। तीनों कंडीशन के लिए उसने बोला कि जो वर्किंग स्पेस होगा, ऑथराइज वर्किंग स्पेस, वो बिल्कुल अलग अलग वर्किंग स्पेस होगा, ठीक है? तो फिर प्रॉब्लम यही है कि जो ऑथराइज वर्किंग स्पेस क्या होगा, ये तो अभी क्लियर हुआ नहीं कि ऑथराइज वर्किंग स्पेस फिर क्या होगा। ये 5 मीटर का था ऑथराइज वर्किंग स्पेस, आपने बोला कि इसमें ले लो, ऐड कर लो लेंथ में, लेकिन ऑथराइज वर्किंग स्पेस क्या होगा? तो उसने बोला कि ये मुझे नहीं पता। तुम सबसे पहले एक काम करो कि तुमने जो एम्प्लॉयर और कॉन्ट्रैक्टर के बीच, यानी क्लाइंट और कॉन्ट्रैक्टर के बीच जो एग्रीमेंट बना, उस एग्रीमेंट में तुमने ये सब चीज लिखा है क्या कि ऑथराइज वर्किंग स्पेस हमें एक्सकेवेशन के लिए इतना चाहिए? अगर लिखा है, दोनों के बीच एग्रीमेंट हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो बोलता है कि आप वो ले लो। समझ में आया? और अगर नहीं हुआ है कॉन्ट्रैक्ट, इन केस कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, तो बोलता है कि इन केस ऑथराइज वर्किंग स्पेस is not given in contract, then take 600 mm from the edge of, from the edge of substructure। आया बात समझ में? उसने क्या बोला कि आप ये जो आपका फाउंडेशन का लास्ट कॉर्नर है, एज है, ठीक है, अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट में पहले फाइनल किया हुआ है तो कॉन्ट्रैक्ट में जो फाइनल है वो लो, ऑथराइज वर्किंग स्पेस। अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट में कहीं से फाइनल नहीं है तो आप लोग क्या करो कि ऑथराइज वर्किंग स्पेस अगर आपको नहीं दिया गया है, नहीं फाइनल है, तो आप एक काम करो कि सब स्ट्रक्चर यानी ये फाउंडेशन जो है इसके एज से 600 mm ले लो ऑल अराउंड। तो 600 mm लेने का मतलब क्या होता है? 600 इधर और फिर 600 यहां। तो टोटल अगर लेंथ में हम देखेंगे तो 600 और प्लस 600 कितना हो गया? 1200। तो टोटल लेंथ कितना हो गया? L 5 मीटर और प्लस
1.2 दैट इज 6.2 मीटर। समझ गए? इसी तरह जब हम बी को देखेंगे तो बी कितना हो जाएगा 3 अब प्लस 1.2 दैट इज 4.2 मीटर। इज इट क्लियर? अब कोई कंफ्यूजन इसमें है? ठीक। अब एक चीज और बोला, ये तो हुआ कि ओपन फाउंडेशन और राफ्ट के लिए, ठीक है, लेकिन एक्सकेवेशन जो होता है, एक्सकेवेशन तो खाली हमको ओपन फाउंडेशन और राफ्ट के लिए नहीं करना, हम तो उसी चीज को मान के नहीं चलेंगे। कभी कभी हमें ट्रेंच के लिए भी एक्सकेवेशन करना पड़ता है। तो ट्रेंच के लिए उसने एक्सकेवेशन में क्या बोला कि इन केस ऑफ ट्रेंच, थर्ड, इन केस ऑफ ट्रेंच, ट्रेंच में जो एक्सकेवेशन करना, तो अब क्या करें वहां पे क्या लें? तो बोलता है कि वहां पे आप क्या लो कि जो भी आपको स्पेस चाहिए, वर्किंग स्पेस, वो बोला कि डेप्थ ऑफ, नहीं वो क्या बोलता है, 50 mm पर मीटर डेप्थ ऑफ एक्सकेवेशन। ये समझ में आया कुछ? ऑल अराउंड समझ में आया? समझ में आया ये क्या बोला? ये बोला कि सपोज अगर तुमने 50 mm पर मीटर डेप्थ ऑफ एक्सकेवेशन, तो सपोज अगर हमने एक ट्रेंच बनाया इस तरीके का, ये ट्रेंच का विड्थ हमने ले लिया कितना, डेप्थ 400 mm, ठीक है, 400 mm ट्रेंच, और इसका डेप्थ अगर हमने ले लिया मान लो कि 2 मीटर, इन केस मान लो कि 2 मीटर का डेप्थ हमने ले लिया, तो उसको वो क्या बोलता कि अब जो इसमें जो ऐड करना है ना, वो कितना ऐड करना है पता है क्या? 50 mm पर मीटर डेप्थ ऑफ एक्सकेवेशन। इसका मतलब ये हुआ कि यहां हमने डेप्थ कितना लिया, 2 मीटर, तो इसमें कितना 50 mm, और 1 मीटर में कितना 50 mm लेना है बोथ साइड, दोनों एज में। तो 2 मीटर में कितना लेंगे, 50 अब प्लस 50 दैट इज 100 mm, ठीक है। तो हम टोटल जो अब हम दोनों एज में कितना ऐड करेंगे, इधर 100 mm और इधर 100 mm, यानी कि बी जो हम लेंगे वो कितना लेंगे, 400 प्लस 100 और प्लस 100। क्लियर हो गया? अब सपोज मानो कि ये 3 मीटर डेप्थ होता, तब कितना ऐड करते? एक मीटर के लिए उसने क्या बोला, 50 mm लेना है, 50 mm, 150 नहीं 50 mm। तो 3 मीटर के लिए हम कितना लेंगे, 3 into 50 दैट इज 150 mm। क्लियर हो गया? ये हो गया ट्रेंच का। अब इसके आगे और एक चीज देखते हैं, ये तो हो गया मोड ऑफ मेजरमेंट, ठीक है। अब उसने क्या बोला कि जब आप एक्सकेवेशन कर रहे हो, ड्यूरिंग एक्सकेवेशन, ठीक है, जब आप एक्सकेवेशन कर रहे हैं तो उसने बोला कि एक प्रिकॉशन ले लो, प्रिकॉशन रखो। उसने प्रिकॉशन क्या बोला कि जब ये पार्ट का आप सपोज मानो कि एक्सकेवेशन कर रहे हो, ठीक है ना, तो इसका जो सॉइल होगा, जो निकलेगा सॉइल, उसको आपको बाहर फेंकना है। जो बाहर रखेंगे वो कहां पे रखेंगे, वो क्या बोलता था कि मिनिमम कितना है इसका, कि मिनिमम 1 मीटर, मिनिमम 1 मीटर, 1 मीटर के दूरी पे ही आपको रखना है, ठीक है। और अगर या और 1/3 द डेप्थ ऑफ एक्सकेवेशन फ्रॉम द एज ऑफ एक्सकेवेशन लाइन। मतलब इसका समझे ये क्या बोला? ये बोलता है कि यहां पर जो आपने एक्सकेवेशन किया, अब इस सॉइल को निकाल के जब आप बाहर फेंकेंगे तो आपको कहां पे फेंकना है, ये जो एक्सकेवेशन लाइन है, या तो आप एक्सकेवेशन लाइन से 1 मीटर दूरी पे फेंको, मिनिमम 1 मीटर दूरी, मिनिमम 1 मीटर दूरी होना चाहिए एक्सकेवेशन लाइन के, ठीक है। और जितना डेप्थ का एक्सकेवेशन किया है आपने, जो भी डेप्थ, सपोज मानो डी है डेप्थ, ठीक है। सपोज मानो कि हमने 3 मीटर का एक्सकेवेशन किया या 4 मीटर का, सपोज मानो 4 मीटर का एक्सकेवेशन किया डेप्थ का, तो वो क्या बोलता है कि डेप्थ का 1/3 डिवाइडेड बाई 3 कर दो, तो ये क्या होगा, यानी 1.3 के आसपास आएगा।
ठीक है। तो वो क्या बोलता है कि इस दोनों में से जो ज्यादा हो, अब कौन ज्यादा है, 1 मीटर और 1.3 मीटर, तो इस दोनों में से जो ज्यादा है ना वहां पे फेंकना है मिनिमम। तो कहा कितना में फेंकेंगे, 1.3 मीटर में। फिर उसने एक चीज और बताया, एक चीज और क्या बताया कि एक मान लो कि ऐसा कंडीशन है, एक ऐसा कंडीशन है कि जहां पे ये चीज प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, हमारे पास स्पेस है ही नहीं, तब हम क्या करेंगे। तो वैसे सिचुएशन में उसने बताया कि उस सिचुएशन में आप क्या करो कि मिनिमम जो डिस्टेंस लो, मिनिमम डिस्टेंस वो आप ले लीजिए 600 mm। क्लियर है, ये 2-3 चीज उसने बताया। और एक चीज को देखते हैं कि सर्फ, अच्छा एक चीज पता है क्या, एक्सकेवेशन का जो क्वांटिटी हम लोग निकालते हैं उसका यूनिट क्या होता है, एक्सकेवेशन क्वांटिटी जो निकालते हैं उसका यूनिट क्या होता है, उसका यूनिट होता है क्यूबिक मीटर। जनरली लोग जानते हैं क्यूबिक मीटर या CFT क्यूबिक फीट, ठीक है। लेकिन एक एक्सकेवेशन ऐसा भी होता है कि उसका जो यूनिट होता है ना, यूनिट एक्सकेवेशन का, वो स्क्वायर मीटर भी होता है। अब स्क्वायर मीटर कहां पे लेते हैं, जनरली तो क्यूबिक मीटर में लेते हैं हम लोग, लेकिन स्क्वायर मीटर कहां पे लेते हैं। तो उसने बताया कि एक्सकेवेशन जो होता है ना उसको 2 टाइप है, एक्सकेवेशन को 2 टाइप में क्लासिफाई किया गया, 2 टाइप। पहला जो टाइप है वो क्या है पता है का, सरफेस एक्सकेवेशन, सरफेस एक्सकेवेशन, और दूसरा जो है वो एक्सकेवेशन ओवर सरफेस। समझ में आया। अब सरफेस एक्सकेवेशन क्या है, सरफेस एक्सकेवेशन के लिए उसने क्या बोला है, पहला इसके बारे में उसने बताया कि अगर आपका प्लान एरिया, मतलब जितने एरिया को, सपोज मानो कि इस एरिया को हम एक्सकेवेट कर रहे हैं, इसका प्लान एरिया 10 स्क्वायर मीटर हो, ठीक है, एरिया है ना, और डेप्थ जो है, डेप्थ लेस देन 300 mm हो, समझ गया। तो ऐसे एक्सकेवेशन को हम बोलेंगे सरफेस एक्सकेवेशन। क्या बोलेंगे, सरफेस एक्सकेवेशन। और इसकी जो क्वांटिटी की कैलकुलेशन होगा, क्वांटिटी होगा वो स्क्वायर मीटर में होगा। समझ में आया, क्लियर है, ठीक। सेकंड को देखते हैं, सरफेस ओवर एक्सकेवेशन। ये सरफेस ओवर एक्सकेवेशन मतलब क्या है, सरफेस ओवर एक्सकेवेशन का मतलब यह है कि प्लान एरिया इससे ज्यादा हो और डेप्थ जो हो वो ग्रेटर देन 300 mm, ठीक है। अभी हमने क्या देखा, लेस देन 300 देखा, तो ये हो गया। और ये देख रहे हैं कि इससे ज्यादा हो या इतना ही हो, लेकिन डेप्थ जो हो वो 300 mm से ज्यादा हो, ग्रेटर हो, तो वैसे जो केस होगा उसको बोलेंगे एक्सकेवेशन ओवर सरफेस, ठीक है। और इसका जो क्वांटिटी होता है वो होगा क्यूबिक मीटर में, ओके। अब इससे रिलेटेड जितनी क्यूरीज है वो खत्म होगा कि हमें क्वांटिटी कैलकुलेट कैसे करना है, और कितना क्वांटिटी हमको देना है और कितना कॉन्ट्रैक्टर को नहीं देना है, क्योंकि ये एक डिबेट का मुद्दा है, ठीक है। तो इन सारी चीजों को खत्म किया गया। अगर आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हो, इसमें कोई डाउट अगर रह गया तो। ये CPWD स्पेसिफिकेशन, CPWD और IS 1200 स्पेशल जो है वो उसी का ही कोड है, बिलिंग के लिए ही कोड यूज होता है, ठीक है। उसमें बहुत सारे पार्ट हैं, वो आप पढ़िए और CPWD स्पेसिफिकेशन पढ़िए। अब आज के लिए इतना ही, फिर अब नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि क्या क्यूरीज है, और बाकी देखते हैं कि उसका कि क्या करना है। आगे के लेक्चर में हम CPWD और IS कोड को कंटिन्यू देखते रहेंगे, IS कोड को समझते रहेंगे कि IS कोड में क्या है नहीं है। तो IS कोड के आज जो हमने देखा वो पार्ट 1 को देख लिया, और आगे का जो पार्ट है उसको हम आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। ओके, थैंक यू।